जैसा कि आप लोगों को मैंने इस हफ्ते बताया था, पूरे हफ्ते है ना, अभी कम से कम इस हफ्ते 1-1 घंटे आप लोग को देंगे ये बेसिक क्लास। कंडीशन ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा कागज काले करके ला रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इस चीज से है कि आप में प्रोग्रेस कितना दिख रहा है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। मान लीजिए मैंने आप लोग को 7th क्लास जो हमारा है उसको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, ठीक है। हमने क्या किया कि कहा कि भैया आप लोग का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, हम गए लाइन वाइज रटना स्टार्ट कर रहे, रट गए। अगले दिन सब्जेक्टिव का टेस्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन का गए, फिर रट गए। हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है ना, हम लोगों ने शुरू से ऐसे काम ही किया है, हम लोगों ने कभी अपना दिमाग लगाया ही नहीं। याद रखिएगा, अभी आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि अभी अगर आप 6 में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो तो आपकी एकेडमिक अप्रोच से आपको कुछ फायदा होने वाला है। आपका लाइफ ऐसा गटर बनता जा रहा है ना, जिससे आप आगे जब जाएंगे ना तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो रट रहे हैं ना। और दिक्कत ये होगी कि कंपटीशन आगे इतना है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपना बेसिक ठीक करने का। आप अपना बेसिक ठीक करते रहो ना, जिसका ठीक है वो आगे निकल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने अभी देखा है अपने स्टूडेंट्स में, या तो कोई बच्चा इंग्लिश में लिखता है और नहीं तो हिंदी में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कुछ नहीं लिख पाते और हिंदी वालों को हिंदी में कुछ आता ही नहीं। मैं आपको कंपेयर कंझावले वालों से तो कर ही नहीं रहा। हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग जो है यहीं पर है। अब पता है अभी तो टापू पे बैठे हुए हैं हम लोग, ये तो कुछ है ही नहीं। अब चलिए रोहिणी जाइए और आगे जाइए, साउथ दिल्ली चाहिए, वहां जो प्रिपरेशन है वो टैलेंट बिल्डिंग के ऊपर है। अगर आप मैथ्स जानते हैं, आपको कहा गया कि सर हम रियल नंबर जानते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर आपको रियल नंबर पूछ रहा है तो आप उसको बता देंगे कहीं से भी क्वेश्चन दे। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, अब आपके अंदर वो जुनून ही नहीं है ना कि एनसीईआरटी से ऊपर अपना कुछ लेकर के चले। तभी तो हम आर डी शर्मा कराएंगे, आर डी सिंह कराएंगे, चाहे जो भी, और 10-15 किताब कराएंगे और कुछ भी कराएंगे। करवाना आपको है, हमें नहीं कुछ करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम अपने सभी स्टूडेंट्स में देखते हैं, अभी मैथ को तो पहले मैथ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कुर्सी खाली करो। सबसे पहले हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। दिक्कत क्या होती है हमें कि मान लीजिए मैं 9th क्लास की बात, हम वहां पे अभी रियल नंबर करा रहे थे बच्चों को। 7th क्लास की बात करें तो 7th क्लास को एक्सपोनेंट पावर अभी मैंने करा रहा था, करा रहे हैं ना आप लोग के एक्सपोनेंट पावर। और अलग अलग क्लास को जैसे लीनियर इक्वेशन करा रहे हैं 10th क्लास को। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप को अगर मैंने लीनियर इक्वेशन कराया है, उससे पहले रियल नंबर और पॉलिनोमियल करा दिया था, ठीक है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल करा दिया। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप रियल नंबर पे होते हो, सॉरी, अगर आप लीनियर इक्वेशन पे होते हो तो रियल नंबर में क्या था और पॉलिनोमियल में क्या था, आपको पहले उसके स्लाइड देख के डर लग जाता है। मैंने उसका 300 पेजों का रियल नंबर का, सॉरी ये पॉलिनोमियल का 298 का वो भेज रखा है। सर इतने इतने स्लाइड्स कैसे रिवाइज करें और कितना प्रैक्टिस करें? दिक्कत क्या है कि मैथमेटिक्स में कोई कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, याद रखिएगा इस बात को, अगर उसने प्रैक्टिस छोड़ी, प्रैक्टिस छोड़ते हुए लुढ़केगा, ठीक है। अब आपके पास प्रॉब्लम यह है कि सर हम अभी 3rd चैप्टर पे हैं, पहले ही 2 चैप्टर आपने करा दिए और जो कि कम से कम 600 पेजों के लगभग में है। अब अगर हम मैथ पे ही करें तो 10 घंटे तो हमारे मैथ में लग जाएंगे, कितना प्रैक्टिस करें? ये बात सही है भाई।
और लीनियर इक्वेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें टेस्ट लोगे, और जब पेपर होगा, यूनिट टेस्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 चैप्टर आ रहे हैं तो हम 3 चैप्टर करें। पता है ये अप्रोच क्या होता है? ये है आपका एकेडमिक अप्रोच। एकेडमिक अप्रोच मतलब आप 9वीं में है ना, तो 9वीं के बारे में सोचते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को छोटा बना करके चलते हैं। इतना ही हमारा दायरा है, इंसान का कोई दायरा नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? 2 चीज है लाइफ में, किसी भी काम को, जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, वो 2 काम करते हैं। सबसे पहला काम, जो भी करेंगे कोई ना कोई योजना या प्लान बना के ही करें, ये तो पक्की बात है, बिना प्लान के नहीं करें। अब मैंने ये आपका जो भी बनाया कि इस दिन ये पढ़ाऊंगा, इस दिन ये लूंगा, एक प्लान बना रखा है, काम हो रहा है, आप लोग मजबूरी में कर रहे हैं, मास्टर सन की मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेटा लाइफ में कुछ आगे करना है और अगर पढ़ना है, तो पहले तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, जो आपसे नहीं बनेगी मुझे पता है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। मैथ में जैसा कि मानसू को भी बताया था और बच्चों को बताया भी था, और अब एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सलाह नहीं है, ठीक है ना। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ही जो आपको सलाह देगी, और आप मंत्रिमंडल में हो, कैबिनेट में हो, मानो चाहे नहीं मानो, शरीर के अंदर से प्राण बाहर कर देंगे आपको, ठीक है ना, याद रखिए। तो मैथ में हमें करना क्या है? मैथ में 7th क्लास को कितने चैप्टर कराए गए हैं? कम से कम 3-4 चैप्टर पक्का है ना? ठीक है, मान लीजिए कि हमने क्लास 7th को 4 चैप्टर करा दिए। फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए कि 250 पेजों का स्लाइड था, दूसरे में 180, तीसरे में 198 शायद था, और फोर्थ में मान लो कि 150 का था, ठीक है। इतने स्लाइड्स मान लो थे। अब अगर हमें ये रिवाइज करना है, ये बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। हमें करना क्या है? हमें क्या करना है कि मान लो बेटा अगर 250 स्लाइड्स है नोट्स का, तो निश्चित रूप से उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे 10। अभी जैसे मैंने आप लोग को एक्सपोनेंट एंड पावर के अभी 10-12 क्वेश्चन लिखे थे ना बोर्ड पे 7th क्लास को, एक ही टाइप का क्वेश्चन था ना, एक ही तरह का क्वेश्चन था जो 10-12 था। हमने क्या करना है कि टाइप 1 में से कोई एक जो सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन है उसको लिख करके, सॉल्व करके, बेशक देख के सॉल्व करके अपने नोट्स में ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम जैसे ही 15 या 16 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो हमको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मेरे नोट्स में इसी तरह से, मैं अपने नोट्स के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, और ये मेरा नोट्स नहीं है, आप अगर बुक में भी देखो, 4th क्लास से या पहली क्लास से जहां से भी देखो, आप 12th में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर चैप्टर में और हर एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और जो एक टाइप का क्वेश्चन होगा उसे 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन तो होता ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना बार बार प्रैक्टिस किए आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, मान लो यहां हमारे पास 20 क्वेश्चन था, इसमें से एक क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे मान लो कि 25 क्वेश्चन था, इसमें से एक, और हो सकता है कि 2 अलग अलग के डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो 1-2 क्वेश्चन कर लो। तो हर टाइप से आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन करेंगे, तो 250 पेज का जो स्लाइड था, 250 पेज का स्लाइड था, उसमें मान लो कि 150 भी क्वेश्चन थे, तो आपको 15 से 17 क्वेश्चन एक चैप्टर में करना होगा। सर, हाँ सर इंग्लिश की क्लास होगी? बेटे तुम स्किप कर जाओ, बाद में इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, ये बड़े बच्चों की है, तुम बोर हो जाओगे, लीव हो जाओ, छोटा बच्चा है ना, उसको नहीं समझ आएगा। तो हमने क्या किया, हमारे 250 पेजों का पूरा रियल नंबर था, एट इंड हमने क्या किया, उसमें से 15 क्वेश्चन अपने रजिस्टर पे मात्र 2 पेजों पे लिख दिया।
अब आप जब भी स्टडी करने बैठेंगे मैथ्स की रिवीजन के लिए, तो उन अगर 15 क्वेश्चंस को एक बार जैसे ही देख लोगे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस होगा, उस केवल 2 पेज को देखने से कि मुझे पूरा आता है। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी बता। आप कहोगे कि सर ये 15 क्वेश्चन करेंगे तो क्या लाइफ में एनसीईआरटी लेके ही चलना है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगर मान लो कि आपके पास 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से अगर आप 3-3 पेज का भी या किसी से 4 पेज का, एवरेज मान लो कि 4 पेज का भी नोट्स बना रहे हो, तो 40 पेज का एक आपका नोट्स तैयार हो गया और पूरा का पूरा आपकी क्लास का मैथ खत्म हो गया। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होगा तभी तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। तो आप कहोगे सर जी जो पूछना है पूछ लीजिए और अब हमें आरडीसिंग कराइए। हम भी समझ जाएंगे भाई कि हाँ ठीक बात कर रहे हैं बच्चे, सच में उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, और होगा तो 1-2 बार टेस्ट भी ले लेंगे। कुर्सी खाली करो दोस्त को, अरे एक के लिए एक ही होगा ना, बैठो। समझिए बात को। हम क्या करेंगे, अब जो भी मैंने आपको चैप्टर कराए हैं, देखिए 7th क्लास और 6th क्लास को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनकी मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7th भी कर लेगा, 8, 9, 10th को कोई प्रॉब्लम होगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। मुझे पहले ही आप लोग कहना सर जी कोई टेस्ट नहीं, कल के कल एक चैप्टर का पॉलिनोमियल मैंने क्लास 9th को कराया है, पूरे पॉलिनोमियल का इस तरह से मेरे को नोट्स चाहिए। जो नहीं लेके आएगा ना महादेव की सौगंध, उसको मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। 9th क्लास सुन लीजिए। क्लास 8 आप लोगों को जो स्क्वायर नंबर्स वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जो है, उसका पूरा नोट्स इसी तरह बनाना है। और नोट्स मतलब दो है ना, चिट्ठी पे मत बना दीजिए, एक नोटबुक बनाइए प्रॉपर, उसे बना के लेगा। बनाना है मतलब बनाना, समझ में आया कैसे बनाना? क्लियर है जी? सीट्स पे बना लो बेटा, हाँ वो भी ठीक है, नोटबुक पे सीट्स पे, लेकिन ऐसा बनाइएगा जिसका कोई मतलब भी समझ में आए, आप इंटरेस्ट लेके बनाइए। आपको आता है नहीं आता इट डजंट मैटर, एक टाइप का एक क्वेश्चन तो लिखना ही है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या फायदा होगा। देखिए 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जो भी क्लास है, निश्चित रूप से हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे सीख के उसको माइंड में रख भी पाते हैं, और कुछ बच्चे भूल जाते हैं। सीख भी लिया लेकिन थोड़ी देर में भूल जाओगे। अभी अगर मैं कहूं कि कोई चैप्टर पीछे का 7th क्लास का स्टार्ट कराएं, तो हो सकता है बच्चे कुछ कर भी पाएंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये नोट्स बनाना है, और मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है, ठीक है? ये है हमारे मैथ का फंडा, जो आपने ना कभी सुना होगा और ना आपने देखा होगा। पहले तो मैथ का कोई नोट्स ना देता है और ना कोई नोट्स पढ़ता है, कभी सुना है? गुरुजी आपको एक सवाल बताएंगे और उस सवाल के सहारे झंडा लेके आप झंडा बुलंद करके खड़े रहिए। अब गुरुजी तो मिलेंगे नहीं फिर आपको बताने के लिए, हम लोग को भी नहीं मिलते थे। गुरुजी मिल भी गए तो आप पूछ नहीं सकते, गुरुजी है ना, वैल्यू उनकी ज्यादा है। आपको सबसे पहले तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये फायदा है कि आपको नोट्स तो मैंने दे ही दिया है। दूसरा फायदा यह है कि आप खुद से उस नोट्स के अंदर से अपना रिवीजन नोट्स बना सकते हो। तीसरा, जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो देख सकते हो। आइंस्टीन से लेकर के दुनिया के किसी भी आदमी के पास थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पे सबसे अधिक इन्वेंशन था। निश्चित रूप से उतनी कम उम्र में सबसे अधिक इन्वेंशन किया, तो उन्होंने क्या किया? आखिर ऐसा क्या किया कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए? उन्होंने एक ही काम किया, अपने टाइम को फालतू के कामों में नहीं लगाया। अब मान लो जब आइंस्टीन थॉमस एल्वा एडिसन को इन्वेंशन करना था, और वो क्या करने लगते कि बैठ के कोने में कोई गेम खेलने लगते। अब तो पबजी खेलते हैं, उसमें हो सकता है कोई टाइम पास करने का तो हर जमाने में कुछ ना कुछ तो साधन था ही ना, तो वो कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए अगर आपको पढ़ना है, स्टूडेंट की तरह जीना है और जीवन में कुछ करना है, आपको 9th-10th करके क्या अपना 9th-10th करके जीवन खत्म नहीं करना है ना भाई। अब हमारे इंस्टीट्यूट पे जो भी बच्चे पढ़ेंगे ना, हम उसको कभी भी है ना रट्टू तोता बनने तो देंगे नहीं। हर बच्चे को वो लिखना ही नहीं है जो मैंने नोट्स में दिया है, आप अलग क्या कर दे रहे हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, उस चिंता मत करिए। मैं तो पहले मैथ पे फोकस करूं। अब हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट क्या, आपको मैंने बता दिया स्क्वायर नंबर वाला जो है कल नोट्स मिलना चाहिए। 7th क्लास वाले जो बच्चे हैं, फ्रैक्शन चैप्टर मैंने पूरा करा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन। कल के कल मेरे को पूरा का पूरा नोट्स चाहिए।
रिवीजन नोट्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। समझ में किसको नहीं है हाथ उठाओ, 7th क्लास। कोई नहीं, हाथ काट देंगे, समझ में आ गया तो। पूरा नोट्स लीजिए शुरू से, मोबाइल पे देखिए, आपको एक टाइप के बार बार क्वेश्चन रिपीट होते दिख रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन उसमें से ले लीजिए। फिर आगे चलो, अगर लगेगा कि टाइप चेंज हो गया तो एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, और जितना अगर टाइप चेंज हुआ, मान लो कि फ्रैक्शन में है ना, मान लो कि प्लस वाला सम था हमारा, फ्रैक्शन को प्लस करना बेटा आपको आता भी है ना, फिर भी एक क्वेश्चन जरूर लिखना, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देख करके। इससे ये होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं बेटा, पीडीएफ से, मेरे पीडीएफ से, आपके बुक से कुछ नहीं जी। ग्रुप पे है सारा नोट्स, आप ग्रुप पे चेक करना, और नहीं होगा तो रात को 8 बजे कॉल करना, फोन ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, फिर से भेज देंगे भाई, पैसा लेते हैं तो मजदूरी तो करना पड़ेगा। देखिए समझ में आया आप लोग को? इससे क्या होगा, ये जो वीक है ना, ये क्रांतिकारी सप्ताह है भाई, समझ लीजिएगा, क्रांतिकारी सप्ताह है, आप लोग का जीवन बदल देगा अगर मेरी बात मानेंगे, और ना मानने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं आप लोगों के पास। और ये मत सोच लेगा ना कोई कि लड़का है और लड़की है और 9th में और 10th में है, या तो नाम काट के भगाएंगे, और नहीं तो पाइप इतना मार देंगे कि फिर पूछते रहेंगे घर वाले कि क्यों पाइप मारा मास्टर। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तो पहला ये समझ में आया आपको, आपको नोट्स भेजा जाएगा अभी 1 हफ्ते, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, मैं अभी लेके आपको बता दूंगा सारा कुछ धीरे धीरे। ये है हमारा मैथ, अगर हम इतना भी कर लेते हैं, और जो बच्चा ये प्रोग्रेस करके दिखाएगा 7th 8th 9th 10th, मैं सबको ऑडिशन कराऊंगा, सब क्लास को। आप कितना जल्दी करके देते हैं? अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं नोट्स भेज देता हूं तो आप लोग इंतजार करते हो सर जी पहले पढ़ाएंगे तब तक हम लोग वहां जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं भी आता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग घर पे बैठ के इस नोट्स को तो कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक ही काम, एक तो वो पहले वो नोट्स बनाना है आपको, रिवीजन नोट्स, और दूसरा क्या करना है, हर दिन विश्वास रखिए जितने भी मैंने चैप्टर कराए ना, आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको, हाफ आवर में 3-4 चैप्टर ऐसे लपेट देंगे आप। उसको रिवीजन करने का मैं आपको एक तरीका भी बता, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? आ रही है ना? जिंदगी में बेटा कुछ करना है ना तो 2 काम याद रखना, चौधरी की बात और उस पर अमल करना, तभी आगे जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, सब बेवकूफ बना के घुमा देंगे। नोट्स बनाइए, मैथ के नोट्स को देखो 2 तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं। एक, अगर आप कॉन्फिडेंट ही इतना है कि आपने देखा क्वेश्चन और आपको समझ में आ गया, तो अब तो आप देख के भी मान जाओ, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाते समय एक काम जरूर करना, आपने जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग लिखे हैं, एक चैप्टर है उसमें 25 क्वेश्चन आपने लिखे, 25 अलग अलग टाइप के थे। इन 25 क्वेश्चन के अंदर से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसमें, आपको लगता है कि नहीं एक बार मुझे बार बार इसको सॉल्व भी करके देखना चाहिए, ठीक है। तो उस 7 पे कुछ भी आप अपना मार्क लगाओ, इंपॉर्टेंट है जो भी, तो रिवीजन करने बैठो ना तो आप उस क्वेश्चन को एक बार देख करके बंद करके सॉल्व करने की भी कोशिश करो, और ये 1 से 2 बार करना पड़ेगा। तो फिर ये जो 7 क्वेश्चन आपके अलग हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो फिर देख के ही खत्म हो जाएगा। आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा, 1-2 बार जरूर करना है। और आपको पता होना चाहिए, जिस आदमी को ये नहीं पता कि उसकी कमजोरी क्या है, वो जिंदगी में कभी आगे जा ही नहीं सकता। क्या बेटा? नहीं, जितना है आप उतना करो ना, आप चिंता मत करो, और जो नहीं है वो आपको करा दिया जाएगा, बस समझ रहे, सब कुछ करा देंगे। अब जैसे मैंने अभी क्या किया है, आप लोग को केवल बेसिक नोट्स बना के भेजा है एग्जाम्पल से लेके एनसीईआरटी का। अगर जैसे 9th और 10th को तो इतना जरूर करेंगे, जो एनसीईआरटी का प्रॉपर जो सॉल्यूशन है सारे बुक एक्सरसाइज का, ठीक है, ऑल बुक एक्सरसाइज का, वो जरूर सेंड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने वो मटेरियल रहेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरा पर्पस ये है कि आप जितना जल्दी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 9th और 10th और 12th और जो भी क्लास है, हायर क्लास, स्मॉलर क्लास भी तो मेरे लिए वैसा ही है, लेकिन हायर क्लास को ज्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे
एनसीईआरटी जितना जल्दी खत्म हो गया हम 10 ईयर पे आएंगे, 10 ईयर खत्म हो गया आरटी सिंह पे आएंगे, आरटी सिंह खत्म हो गया हम सैंपल पेपर पे आएंगे। जितना ज्यादा कराते जाएंगे उतना फायदा होता जाएगा। अब मैं 10th क्लास के लिए एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि 10th क्लास के लिए थोड़ा चैलेंज है, ज्यादा है, और सारे चैलेंज वाले बच्चे आए भी नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। कि मान लीजिए कि हमने सारा का सारा एनसीईआरटी कर लिया, नोट्स बना लिया। अब आपको क्या करना है, उस नोट्स को बस रिवाइज करना है, रिवीजन नोट्स रिवाइज करना है। और मैथ में जो हमारा टाइम बचा, अब आप 10 ईयर पे लेके आइए। 10 ईयर भी बेटा जब सॉल्व करोगे तो एक 10 ईयर का भी नोट्स बना लो, ठीक है। 10 ईयर का नोट्स किस तरह से, उसमें मैं बता रहा हूं 10 ईयर का, 10th क्लास को 10 ईयर का नोट्स किस तरह बनाना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर में, मान लो कि रियल नंबर मैंने पहले आपको चैप्टर कराया, रियल नंबर मैंने आपको कराया। आपको क्या करना है कि अब इसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर पाते, आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो एक चैप्टर में हो सकता है 3-4 क्वेश्चन हो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। उन 5 क्वेश्चनों को लिख करके ऊपर 10 ईयर डाल दो और वहां पे अपने रिवीजन नोट्स के साथ ऐड कर दो। उसके बाद हम लोग आर्टिसिंग जो भी, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। मैथ ऐसा हो जाएगा ना जैसे हनुमान चालीसा, जिसको मंत्र याद होते हैं ना तो वो मेमोराइज करता है और ना कुछ भी नहीं करता, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाता है। समझ रहे हैं? पता है दिक्कत क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप कहोगे सर ये तो मैथ को रटने वाली तरीके बता रहे हो। मैं मानता हूं इस बात को, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, कि सर कोई जरूरी तो नहीं है वही टाइप्स और उसी तरह के जो क्वेश्चन दिए आपने वही आ जाए। लेकिन जानते हैं क्या है, अगर आपको आपके एनसीईआरटी का ये चीज भी अगर कॉन्फिडेंस में आ जाए ना, तो एक बेस है आपके पास पूरा। अब जो हम आरडी सिंह करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, या डिफरेंट टाइप, आप 9th क्लास में भी सैंपल पेपर आता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो जब करेंगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस, तब आप उस पर ज्यादा दिमाग लगा सकते हो। आपके पास जेब में पैसे हो ना, तभी आपको कहीं जाने का भी कॉन्फिडेंस हो। जेब में पैसे नहीं है तो आप सोचेंगे ही नहीं कहीं जाने का। तो ये जो नोट्स के ऊपर जो रिवीजन नोट्स है ना आपका, ये आपका एक कॉन्फिडेंस है जो आपकी जेब में हमेशा रहेगा, हमेशा ब्रेन में। जहां भी चलेंगे बोले कि पूरी किताब आती है बेटे, पूछ ले जहां से पूछना है। और ये कॉन्फिडेंस आपके साथ बनेगा। और बार बार थोड़ी रिवीजन करना है, आपने रिवीजन नोट्स बनाया शुरू में अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में आपको, या जब भी चैप्टर एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं तब आपको केवल करना है। और बाद में तो जैसे हफ्ते में केवल संडे को बैठे, या 2 दिन बीच बना लीजिए, एक दिन वेडनेसडे को और एक दिन संडे को, 2-2 घंटे बैठेंगे, पूरा मैथ्स मेरा एनसीईआरटी क्लियर है। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ना ही नहीं, हमें क्लियर है, और 60% तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। बोर्ड में 9th में तो सब कुछ उसी से आना है। समझ रहे हैं ना? हमें अपने जीवन को टॉपर की तरह बनाना है और स्मार्ट काम करना है, वो लेंदी नहीं। आप खुद सोचिए ना, जो लॉजिकल नहीं वो क्यों करें। और कैसे आप बोल सकते हो कि मैं आपको 15 चैप्टर पे लेके चलूं और आप इतने बड़े विवेकानंद है कि फर्स्ट चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट आपको आता है, कहीं से भी दे दिया जाए, और आप कभी रिवाइज भी नहीं करते। और मेरी मजबूरी आप खुद समझिए कि अगर बेटा मैं 15 चैप्टर पे हूं तो पीछे के 14 चैप्टर से कैसे हर दिन आपको रिवीजन करा दूंगा। एक टीचर 70 बच्चे, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सिलेबस प्लस बेसिक, सारा टेस्ट लेना, टेस्ट चेक करना। तो मैं अपना भी वर्कलोड कम कर रहा हूं और साथ ही साथ आपको अपने पांवों पे खड़ा कर रहा हूं। ये नोट्स जैसे बनाएंगे, मेरा विश्वास रखिए आप, एक चैप्टर का तो वैसे तो आपको बनाना ही है, एक चैप्टर आप बनाएंगे ना। हाँ बोलो बेटा। बेटा तो डंडा खाने नहीं खाना है तो चेक तो कराना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल टिक मारेंगे, हम देख लेंगे आपने किया है कि नहीं किया। और जो नहीं करेगा ना, आपको पता है इस बार तो मैं नहीं छोड़ने वाला। टेस्ट में कम नंबर लाओ कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट ना करो, टांगों में दर्द कोई दिक्कत नहीं, घर आ जाओ। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी चलाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने मैथ के ऊपर आपको एक गाइडेंस दे दी, छोटी सी बात है, लेकिन आप करेंगे आपका फायदा होगा। और जल्दी जल्दी ये काम हम लोग को निपटाना, हफ्ते के अंदर कुछ करके दिखाना।
हफ्ते दिन टेस्ट नहीं करना है तो आपको कुछ अच्छा से करना, और मन से क्वेश्चन देखिएगा आप, ऐसा नहीं है ना कि बस टाइम पास करके निकाल दिया। पूरा 328 पेजों का अगर नोट्स है, 298 पेजों का है, तो पूरा देखिए और बजाते देखिए कौन सा क्वेश्चन अलग लग रहा है, कौन सा सेम लग रहा है। इतना तो हर बच्चे के पास ब्रेन है। सब बच्चा ऑनलाइन गेम खेल सकता है, तो ये छोटा काम क्यों नहीं कर सकता? चिंता मत करो बेटे, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते क्योंकि यहीं से पाइप जाएगा तुम्हारे मुंह में। उसके बाद हमारे जो छोटे मासूम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे दीदी 7th क्लास हो गया, 6th क्लास, बोर हो गई ना? बोर हो रही बेटा? कैसे झेल रही है? 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इवन 9th क्लास, 4th और 5th में तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा। दिक्कत क्या है? मान लीजिए मैंने आपको समझा, अभी 7th क्लास को लेके चलते हैं। अभी है इलेक्ट्रिक करंट, मैंने अपने 7th क्लास को पूरा समझाया अच्छी तरह से। मैंने कहा बच्चों समझ में आ गया? सर जी आ गया। जब जो समझाते जा रहे थे वो तो समझ में आ ही रहा था, आ रहा था ना? आपको नहीं आ रहा था तो समझा दिया जा रहा था। लेकिन दिक्कत क्या है? जैसे ही इस इंस्टीट्यूट के बाहर गए, ज्ञान की देवी रूठ गई, खत्म हो गया दिमाग से, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने पढ़ाया, आपने बोला करना क्या है, अगले दिन तो मास्टर टेस्ट ही देगा, सॉल्यूशन भेज ही रखा है, घुट जाते हैं। रटबाजी स्टार्ट हो गई, रटने लगे बच्चे, और जो ना भी रट रहे थे ना, उन्होंने तो और भी कूड़ा फैला दिया। जो रट के आए 4-5 तो सही भी लिख दिया ना, और जिन्होंने नहीं रटा था उनको तो ये ठीक है। मान लीजिए कि आप रट नहीं रहे हो, अच्छा काम कर, लेकिन जो नहीं रट रहे हो तो अपने से लिखना भी तो आना चाहिए, नहीं तो आप तो कुछ नहीं मतलब पाप कर रहे हो। जो यहाँ पर आपको 80 नंबर के टेस्ट में 0.8 नंबर आ जाते रट करके, अब तो ऐसे ही नंबर मिलेंगे आप लोगों को, चिंता मत। अब यहाँ पर तो 0 ही मिलेगा क्योंकि आपको तो लिखना ही नहीं आता। मैंने चेक किया बच्चों का इलेक्ट्रिक करंट का, कि चलिए कुछ ना कुछ तो लिखा। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने देखा, किसी को नंबर भी दे दिया। जो एकदम क्या कहते सांस रोक के रट करके आए थे, कुछ तो लिख गए 1-2 लाइन। और जिन्होंने खुद से ट्राई किया, ऐसा रायता फैलाया ना कि हर दिन शॉर्ट सर्किट कर देंगे। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि आपको लिखना भी सिखाना, ये है। देखिए और वो कैसे करें। कटहल का पेड़ थोड़ी है, चाहिए तो बैठ जाने का कुर्सी है। देखिए कि किसी भी चीज को लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है आपकी नजर में? जैसे बेटा, नहीं मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आप व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि आप लोग को बताया था, सबसे इजी था, बताया था ना। इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ क्या होता है, हिंदी को इंग्लिश को सबको कराया था। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो सबसे बड़ी कमी क्या है, क्यों नहीं लिख पा रहे आप लोग बताइए कुछ। नहीं, क्योंकि हम उस चीज को वैसे समझ ही नहीं पाए हैं जैसे हमको समझना था। आप याद रखिए, जब हम लोग रीड करते हैं, देंगे मौका बोलने का, जब रीड करते हैं, धरती, प्लीज बैठो, पढ़ाने दो बेटा। धरती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम चीजों को समझते ही नहीं। कोई ना, बैठा लो आराम से, क्या हो, हम समझते ही नहीं। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट समझाया, हम वैसे नहीं समझे। या मान लीजिए बेटा कि हमने आपको जब समझाया तो आप वहां तो समझ गए, लेकिन घर जाते जाते आपका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि सर ने कैसे समझाया था, मुझे याद, उस समय याद था, अब तो मैं भूल गया। क्या हुआ? हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए 9th क्लास को मैंने ह्यूमन एज रिसोर्सेज कराया, 10th क्लास को भी नेशनलिज्म इन यूरोप करा रहे, ठीक है, आप लोग क्लियर कर देते ना, सर जी समझ में आया, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया तो वो आपका नहीं रहा ना, वो तो सर जी के समझाने से समझ में आया, लेकिन वो खत्म हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपको एसएसटी में साइंस में आगे जाना है, मैं एसएसटी और साइंस की बोलो बेटे, फाइल भरी पड़ी है आइडियाज के लिए, वही संडे को बैठ के बनाया, चिंता मत करो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। आप लोग लिखते भी तो नहीं है ना, मुझे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए ना कि अब मैं बोल सकूं कि हम भाई इस लड़की से एसएसटी, उस भाई से एसएसटी लिखवा लो, मैंने पढ़ा रखा है, आप टेस्ट ले लो, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आप लोग को लेकर। ये भर भर के लिखना क्या होता है, उससे क्या होना है, कुछ नथिंग। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरे से नंबर अब नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। आपके स्कूल के टीचर अगर नंबर दे रहे हैं ना, तो उस नंबर का बेटा कोई फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं अब जब कॉपी आपका चेक करूंगा जब लिखेंगे, तो जहां मैंने देखा कि आपने ना बिना मतलब का भर भर के लिखा है और जिसका कोई हाथ पांव नहीं है जो मैंने पूछा है, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, उससे पहले मैं आपको ये जरूर सिखा दूंगा कि आपको लिखना कैसे, ये बात पक्की है। मैं कोई भी काम ऐसा आपको नहीं दूंगा, मेरा एक ही सिद्धांत है कि जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं तब से आपसे उम्मीद नहीं रखूंगा। कुर्सी खाली करिए दक्ष, यहां से कुर्सी ले लीजिए, पीछे कुर्सी बैठ, मैं समझ गया, बैठ जाऊं पे, इधर आ मुस्कान, यहाँ जगह आ जाओ, पीछे जाते। अगर मैं आपको जब तक सिखाऊंगा नहीं ना तब से आपसे नहीं पूछूंगा, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तब तक आपसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्ट, अगर देखिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट 7th क्लास को पढ़ा है, 8th क्लास को सम नेचुरल फेनोमेना पढ़ा है, अभी साइंस में ट्रेड टू टेरिटरी 8th क्लास को पढ़ा है मैंने, हिस्ट्री में आप लोग को मीडिया थोड़ा बहुत पढ़ा रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, मैंने मीडिया थोड़ा बहुत भाई लोग को पढ़ाया, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10th क्लास को पढ़ाया, नेशनलिज्म इन यूरोप अभी पढ़ा रहे हैं, सबको एसएसटी साइंस कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, देखिए कुछ बड़े बच्चे हैं उनको तो क्लियर है उसका, वो कर भी लेते हैं, साइंस में हमें कोई टैलेंट नहीं दिखाना होता, हमें पता है जा करके करना है। साइंस में किस तरह से आपको आंसर लिखना है कि टीचर अब कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ मौका तो दो उसको, अरे कुछ ना कुछ अगर आप गलती करोगे तभी तो टीचर नंबर काटेगा, आप गलती नहीं करने का, अब गलती कर ही नहीं रहे हो। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो पता है अच्छे नंबर लाने का सबसे बड़ा रूल क्या है, पहले तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर कैसे मिलेंगे, आपकी नोटबुक को चेक करके मिलेगा। दूसरी बात, आपको आपकी टीचर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, आपका टीचर चाहता क्या है। आपको अगर अपने पापा को खुश करना है तो ये तो पता होगा ना कि पापा चाहते क्या है, मम्मी को खुश करना है तो मम्मी चाहती है कि बेटा पढ़ेगा तो बेटा पढ़ने लगता है ना, हाँ पढ़ रहा है बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, फिर मम्मी गई फिर बेटा पढ़ रहा है, समझ रहे बात को। लेकिन यहां पर मम्मी और पापा को धोखा देके गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सवाल फ्यूचर का है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसलिए आया है या पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि उसको लाइफ में कुछ नहीं करना, बस 10वीं करने के बाद तो है ना बजरंगबली 5 करोड़ रुपए गिरा देंगे छत से और हम लोग अपना क्या कहते हैं कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं सेटल हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब तो बातों में अच्छा लगता है, या भाइयों बहनों के पास चले जाएंगे केबीसी में, आप जीत जाएंगे 5 करोड़ 7 करोड़, ये भी लक्की बात है, भगवान करे कोई जीते, हमें भी देना 1-2 करोड़। मिडिल क्लास को या स्टूडेंट जो है आगे जाने का बेटा रास्ता एक ही है कि आप पढ़ करके आगे जा सकते, और कोई रास्ता, और पढ़ करके आगे जाना है तो जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं ना इस तरह से आप लोग कहीं भी नहीं जा पाए, जहां जा रहे हैं ना वहीं आप जा थोड़ी रहे हो, आप सर्कुलर मोशन में फंसे हुए हो। सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, सुबह उठे पढ़ाई की फिर टेस्ट दिया फिर सर्कुलर मोशन फिर सो गए फिर वो किया फिर किया, वहीं घूम रहे हैं। अभी ऐसा तो किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि मैं कहूं कि सर जी आपने पीछे जितना भी पढ़ाया है ना
चलो पूछ के दिखाओ। इब बताया मैं नहीं, जैसे बच्चों को नहीं कहते हैं कि क्या आप देश के लिए जान दे सकते हो, चाल, है ना? तो है ऐसे महानुभाव, चाल कितने। अच्छा तो अभी के बगल में मानसून जस्ट, हाँ भैया। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दो तरीका। पहला डिस्कशन, पहला है डिस्कशन। कुर्सी छोड़िए दूसरे के लिए, प्रियम सर इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ से देखो, इधर आ जाओ, 3-4 कुर्सी। ये हो जाता है बोलते से। तो पहला तरीका है डिस्कशन। आप कहेंगे सर जी मम्मी पापा से कैसे डिस्कशन करें, वहां पर तो जाति बुद्धि पे मुक्का लें, क्या बोल रहे, पागल हो गया बच्चा। यहाँ आपके पास टाइम, आपको हर बच्चे को मैं 2 घंटे के लिए बुलाता हूँ, ये इंग्लिश बेसिक क्लास के अलावा। 7th क्लास को नहीं रुकेंगे, वो अभी कर नहीं पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर है ना कोहराम मचा देंगे। जनसंख्या ज्यादा होती है ना, तो वहां पे कोई व्यवस्था ठप पड़ जाती है। तो 9th क्लास को या 10th क्लास को मैंने जो पहले कराया है, आप क्या करेंगे उस 1 घंटे में बैठ करके, 8th क्लास भी आप लोग अपने आप में डिस्कशन करें। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आप दूसरे को समझा नहीं पाते ना, मानसू कहती है कि चलो ठीक है ऐसा है भाई, क्या नाम, मुस्कान, चलो मैं तुमको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ जो है मैं आपको समझाऊंगी, चलो और डिस्कस करते हैं। अगर आप मानसू एक बार पूरा चैप्टर इस लड़की को समझा देंगे तो उससे बड़ी कोई प्रिपरेशन, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप कहेंगे अच्छा पैसे आप लोग समझाएं हम, ठीक है ना, तो बेटे पैसे हम ही लेंगे और आपको समझाना पड़ेगा सबको। इसको स्पेशली, सॉरी मैं भूल गया। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है, जैसे कि देखिए अभी 2 बच्चों को एक्सपोनेंट एंड पावर में जो मैंने बताया था समझ में आया, और किसी को नहीं आया। धरती धरती भूकंप आया। तो पहला काम क्या है, डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि जतिन दबास को या जितेन जो भी है व्हाटएवर, मिस्टर व्हाटएवर दबास को अगर समझ में आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट, तो भैया आप लीडर बनिए, 5 बच्चों को लेके बैठिए और कहिए कि मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। और जब आप समझाइए ना तो ऐसा मत करिए कि मैंने एक होता है छोटे बच्चों के अधिकार दे दिया जाए तो लगे यार अभी चाला पाड़ेंगे, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, मैं तो बॉस हूं, आई एम द बॉस। एक फीलिंग छोटे बच्चों में जल्दी आती है, बड़े बच्चों में नहीं आती है, थोड़े मैच्योर होते हैं छोटे बच्चे। अब अगर मान लो गुड़िया को कहते हैं साक्षी को तुरंत अभी तन के खड़ी हो जाएगी, नहीं, ये सब तो अच्छी बच्ची है, दूसरे को मौका दे दे। कुर्सी दीजिए दीदी को, हटिए, ले लीजिए कुर्सियां, बैठ जाइए, आइए। तो पहला काम क्या है बेटा कि डिस्कशन। अगर आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हो तो आपको दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट दूसरों को समझाएंगे, आपको भी समझ में आएगा, पहली बात। और दूसरा, नोट में मैं जहां तक पढ़ाऊं ना और जैसे भी पढ़ाऊं, आप कहोगे सर जी प्लीज सेंड मी नोट्स। अरे आप क्या लड्डू हो, मैं नोट्स क्यों सेंड करूं? आपको बुक से पढ़ाया, अनाज आप भी तो खाते ही हैं सारे बच्चे, आप खुद से कुछ करके दिखाइए ना। खुद से करके दिखाने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है, वो होता है टैलेंट बिल्डिंग करने का काम। मैंने 17-18 पेजों का पीडीएफ उतारा, आपको भेज दिया, आप लग के बैठ के छपाई करने लगे। तो आप खुद लॉजिक तो समझो इसके पीछे कि इससे हमारा क्या प्रोग्रेस होने वाला है। पता है इससे दिक्कत क्या है, हमने जो पीडीएफ पढ़ा हमारी सोच वहीं तक रह गई, हमारा दायरा
हमारा दायरा उन 17 पेजों के अंदर बंद के रख दिया। इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगली बार मत बोलो, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया है, और सारे बच्चे शांत रहेंगे, हंसना रोना बात, जितना भी मैंने पढ़ा है आप उसी दिन जाके नोट में करें। 12th क्लास के बच्चे करते हैं हमारे, कर देते हैं पढ़ाई, क्या जाता है, कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको पढ़ाई हिस्ट्री की, अगर उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के ह्यूमन एज रिसोर्सेज का नोट्स आपने खुद से लिखा है और हंगामेदार लिखा है, तब आएगा मजा। और मैं ये भी चैलेंज करूंगा कि आपने जो लिखा है उसमें कूड़ा नहीं भरा होना चाहिए, पूरी बुक की छपाई नहीं होनी चाहिए, एज इट इज, पहली कंडीशन। और दूसरी कि आपको इतना भी ज्यादा नहीं लिखना है कि लगे कि पूरी बुक ही लिख लिया, ठीक है। 2 चीजों का चैलेंज है आपके पास। एनसीईआरटी में जो भी लिखा है सीधे उठा के लिख दिया तो क्या मतलब है, फिर तो बुक ही नहीं है आपके पास, लिख के नोट्स किस लिए बनाए हैं आपने, पागल हो आप। दूसरा, अगर सारी चीज लिख दी तो फिर क्या नोट्स, क्या हुआ, वो तो नोट्स ही नहीं है। मैंने आपको रिवीजन नोट्स सिखाया, तो आपके पास तो पीडीएफ है ही ना, तो पूरा अगर सारे के सारे क्वेश्चन ही लिख दोगे तो क्या फायदा, वही लिख, नहीं 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 नहीं, नोट्स में ऐसा नहीं है। नोट्स आप इसलिए लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक चैप्टर टिश्यू कराया, हैंड रिटन नोट्स आप लोग को भेजे थे ना मैंने, आपको कुछ वैसा ही नोट्स खुद से लिखना भेज देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ वैसा ही नोट्स लिखना है, और जैसे जैसे आप अपने पांव पे खड़े होते जाएंगे तब जाके मजा आएगा। हिंदी इंग्लिश का कोई भी इशू नहीं है आपके, बेटे है ना, ऐसे कोहनी, इसको कोहनी कहते हैं, और ऐसे मार दो ना तो दूसरे का मुंह टूट जाता है, ट्राई करो। तो नोट्स मेकिंग तो मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। सब चीज आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का जो मैंने ग्रुप पे भेजा है, आप लोग क्या करेंगे, उसका रिवीजन नोट्स बना के लाएंगे, और जिस बच्चे का सबसे अच्छा नोट्स होगा पूरे इंस्टीट्यूट में, उसको कुछ मैं प्राइज भी दूंगा। प्राइज इससे बड़ा क्या है, मास्टर के शाबाशी से बड़ा कोई प्राइज है, और है तो फिर पैसे लेके आना, मैं दे दूंगा खरीद के।